नमस्कार दोस्तों। तो आपका ब्राइट क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस 1 और 2 नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर 1 और 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। और ये यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम को कवर करेगा, जैसे जूनियर असिस्टेंट मैन है, इसमें स्टेनो, इसमें 5512 इसमें पद है और 333 के आसपास स्टेनो में। तो हम शुरू करते हैं हिंदी से। क्वेश्चन नंबर पहला, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो प्राचीनतम भाषा इसमें संस्कृत है। तो इसमें हम ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे वैदिक संस्कृत आया था, वैदिक संस्कृत, इसके बाद आया था लौकिक संस्कृत, इसके बाद पाली, फिर आया था प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो इसका आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो इसका आंसर है 15 वर्ष। संसद की राजभाषा में अंग्रेजी का हिंदी के साथ 15 वर्षों तक इसका उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, बड़ा आ। इसमें देखो स्वर 11 होते हैं। इस स्वर में 3 टाइप होते हैं। जैसे एक होता है ह्रस्व स्वर, इसमें कौन कौन से आते हैं? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आते हैं ह्रस्व स्वर में। इसके बाद दीर्घ में कौन कौन से आते हैं? तो दीर्घ में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और री। इसके बाद संयुक्त स्वर में क्या आता है? तो संयुक्त में आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये सब याद रखें, कभी भी पूछ सकता है। जैसे अभी दीर्घ पूछा है तो कभी ह्रस्व पूछ सकता है, संयुक्त पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? तो कंठ तालु से क्या क्या है? तो ए और ए, ये ए और ऐ, ये सभी कंठ तालु से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है। तो यहाँ व्यंजन क्या है? ये कल के प्रैक्टिस सेट में भी था और प्रैक्टिस नंबर 1 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है इचवस, मतलब छोटी ई और बड़ी ई और चा वर्ग, चा, छा, जा, झा और यहाँ, इसके साथ साथ या और सा, ये सभी वर्ण तालव्य से बोले जाते हैं। तो याद रखना इचवस है तालुराम, इस तरह याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो इसका आंसर है राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? जो इसमें दिया है अपशब्द क्या है? तो ये अपशब्द एक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट शब्दों में लिंग बताइए। तो इन शब्द में लिंग कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग, इसमें भी स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, ये तीनों वर्ड स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? तो भारतीय का हो जाएगा भारतीयों। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है? तो उत्तम पुरुष होता है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो इसमें रेखांकित शब्द जो स्वयं है सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो इसका आंसर है ये स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल रंग होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 13, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया धातु क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? मतलब उपन्यास में पूछा है कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 15, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है? तो ये संदिग्ध भूत क्रिया है। इसका पहचान कैसे करते हैं? जहाँ पे कार्य का होना
निर्कट हो और दूसरा संदेह हो। यहाँ पे संदिग्ध भूत होगा। क्वेश्चन नंबर 16, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, रात को कम खाना चाहिए। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या है? तो इसमें अटल, अटल एक तद्भव शब्द है और ये सब अतिथि, आतुर, अजिर ये सभी तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? ये ध्यान देना, नहीं हमेशा भूल जाता है कभी कभार, इसमें पूछा नहीं है। तो इसका आंसर होगा विज्ञ। विज्ञ को और क्या क्या बोलते हैं? विज्ञ का समानार्थी शब्द जैसे इसको समझदार होगा, मेधावी हो गया, विज्ञ। अगला क्वेश्चन नंबर 19, उथला शब्द का विलोम है। तो उथला शब्द का विलोम गहरा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंकेक्षर शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला को क्या बोलते हैं? अंकेक्षर। क्वेश्चन नंबर 21, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका आंसर होगा बी, ना समझ को उपदेश देना। क्वेश्चन नंबर 22, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकतिया में सही अर्थ है। इसका आंसर होगा सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो इसका आंसर होगा निस। क्वेश्चन नंबर 24, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है संधि। क्वेश्चन नंबर 25, महाधन ओजस्वी में कौन सी संधि है? तो पहले नंबर तो कौन संधि है? तो इसमें वृद्धि संधि है। महाधन ओजस्व महोजस्वी, इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26, योगदान में कौन सा समास है? तो इसका योग का दान बराबर योगदान। तो यहाँ पे कारक विभक्ति कारकारा, तो जहाँ भी कारक आते हैं वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। पढ़ने से अजीब लग रहा है, अनेकों, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। तो इसका आंसर सी, इसने अशुद्धि पूछी थी तो यहीं पे अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 28, अब लो नसानी अब ना नशे हों में कौन सा रस है? तो इसमें आंसर होगा शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त काल, जबकि तीनों होते हैं, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, ये तीनों होते हैं, जबकि संयुक्त काल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा रचना नागार्जुन की नहीं है, नहीं पूछी है? तो इसमें दादा कॉमरेड, दादा कॉमरेड किसकी है? ये यशपाल की है। अगला अब देखते हैं जीएस के क्वेश्चन। चलो पहले रीजनिंग, आगे रीजनिंग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या पहचानिए। तो इसमें देखिए 61 के बाद 88, 142, 233 और 331। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले कुछ ना देखे तो डिफरेंस निकालो। तो देखो इन दोनों के बीच 27 का अंतर है, यहाँ पे 54 का अंतर है, इसमें 108 का अंतर है, सॉरी 81 का अंतर है, इसमें 108 का अंतर है, इसमें 135 का अंतर है। तो देखो सभी में 27 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 27 बढ़ जाएगा, तो 135 हो गया है। तो 331 प्लस 135 कितना हो गया? 466। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें तीसरी संख्या से संबंधित है। जिस प्रकार 6 से 22 है, 17 से 66 है, उसी प्रकार 4 से यहाँ पे क्या होगा? तो 6 से 22 कैसे आया? तो सबसे पहले सोचो 6 में 4 का गुणा किया 24 -2,
तो कितना आ गया 22। इसी तरह के इसमें देखो संतुष्ट हो रहा कि नहीं। 17 में 4 का गुणा करेंगे -2, 17 चौक 68 -2 बराबर 66, ये भी संतुष्ट हो रहा है। तो इसमें भी सेम होगा, 4 × 4 -2, 4 चौक 16 -2 14, तो इसका आंसर होगा 14। क्वेश्चन नंबर 33, त्रिक उस समूह से संबंधित नहीं है, मतलब 3 एक समान है, 1 नहीं है। तो देखते हैं इसमें 2 से 4 तो कैसे आया होगा, मान लो 2 का गुणा कर दिया। इसमें भी 6 दूनी 12, इसमें 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, ये तो संतुष्ट कर रहा है। अब इसमें देखते हैं 7 कैसे आया होगा। तो 2 की पावर 3 करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। हाँ इसे ही है, मान लो देखते हैं। इसी प्रकार इसमें भी संतुष्ट होना चाहिए। तो 6 की पावर 3 - 1, 6 की पावर 3 होता है 216 - 1 215, हाँ ये भी हो रहा है संतुष्ट। इस प्रकार इसमें होना चाहिए 9 की पावर 3 - 1, तो होता है 729 - 1 728, हाँ ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो बचा कौन सा, डी, इसका आंसर होगा डी। क्योंकि 5 की पावर 3 करेंगे और -1 करेंगे तो 125 - 1 124 आना चाहिए, जबकि दिया इसने 126 से, इसलिए ये वाला गलत है। इसका आंसर 34 का 20 होगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इससे ए बनाया गया है, तो इससे अगला शब्द कौन सा लिखा जाएगा, तो देखते हैं कैसे बना है। ST TS हो गया, UM ये आपस में पलट गया है, तो इस प्रकार SC RC हो जाएगा, यहाँ पे TE हो जाएगा। तो पहले आगे पीछे मैच कर लेते हैं, कहीं अगर शायद इसमें मैच कर जाए। इसमें RC TE यहाँ पे भी है, RC ET ये गलत हो गया है, RC ET ये भी गलत हो गया है, RC TE ये दोनों सेम हो रहे हैं। इसके बाद अब देखते हैं A का A रहा है, D का D रहा है, I का I रहा है, तो इसी प्रकार इसमें भी सेम होगा। I का I रहना चाहिए, I इसमें है, I इसमें है, फिर C इसमें है, इसमें K आ गया, इसलिए ये गलत हो गया, ये C ऑप्शन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे अंतर्विष्ट कोण वृत्त का मान क्या होगा। तो देखते हैं, जब क्लॉक होती है तो इसमें 12 खानों में बटी होती है और सभी के बीच 30 अंश का कोण बनता है। तो इसने पूछा 3 बजे, तो 3 बजे तक 1 2 3 30 × 3 बराबर 90, 90 को क्या लिख सकते हैं π/2, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी काफ़ी लंबी है लेकिन इसको चलो बता देते हैं। एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले क्या किया करो कि एक प्लस का निशान लगा लिया करो, और इसने बोला है कि पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर, तो ये पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर गया। इसके बाद बोला है कि वह बाएं मुड़ गया, तो बाएं और दाएं में कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए याद रखना कि हमेशा घड़ी की सुई दाएं दिशा में चलती है। तो घड़ी देखो, सुई अगर इस तरह है तो ये दाएं इस साइड हो गया, तो बाएं नीचे होगा, तो नीचे ये 10 किलोमीटर चल गया, कितना 10। इसके बाद बोला है कि उसने फिर घड़ी की सुई चलने की दिशा के 180 डिग्री घूमकर 16 किलोमीटर जाता है। तो इसका 180 डिग्री क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, तो इसका अपोजिट हो गया। इसके बाद ये 10 है, तो ये कितना चला है 16, तो ये बचा 6 किलोमीटर। अब इसके बाद अंत में हुआ है दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं कैसा होगा, ये तीर का निशान बना लिए, और दाएं हमेशा क्लॉकवाइज घड़ी चलती है, तो ये 8 किलोमीटर इस साइड गया, तो ये पहुंच गया इसके जस्ट सामने। तो वही पूछा है फिर इसने, वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और कौन सी दिशा में है। तो उसका मूल स्थान तो ये है और ये यहाँ पहुँच गया है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, बैन आरेख में। तो बैन आरेख में सीधा यहीं देखते हैं, क्योंकि इसमें जो भाषा लिखी है उसमें अलग अलग दिया है कि त्रिभुज महिलाएं हैं और वृत्त पत्रकार हैं और शहरी निवासी हैं। तो उसने पूछा है कि कितने पत्रकार, तो पत्रकार सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पत्रकार है। तो पत्रकार में पूछा है, तो इसमें समझ लो कि आंसर इसी गोले में से आना है उसने, क्योंकि बोल दिया कितने पत्रकार, तो ये वाली तो अब इसको आना नहीं, ये वाली संख्या है। उसने पूछा कि महिला तो हैं, तो मतलब त्रिभुज में आना चाहिए। उसने बोला लेकिन शहरी निवासी नहीं है, मतलब इस वाले बॉक्स में नहीं आना चाहिए, तो इसमें नहीं आना चाहिए, और ये बाहर हो ही गया है, और इन दोनों में आना चाहिए, तो केवल 18 है जो कि त्रिभुज और वृत्त में आ रहा है, तो इसका आंसर 18 होगा। 18 किस में है, सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित में से 3 कथन दिए हैं, 1, 2, 3 और इसमें निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले इसका वो बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। जैसे कुछ मिठाई चॉकलेट है, तो ये हो गया मिठाई। क्या बोला? चॉकलेट है, चौक अकेले लिख लेते हैं। सभी चॉकलेट कुकीज़ हैं, तो चॉकलेट कुकीज़ है तो चॉकलेट अंदर आएगा, ये हो जाएगा कुकीज़। उसने बोला कुछ कुकीज़ स्वास्थ्यवर्धक हैं, तो ये कुकीज़ में कुछ स्वास्थ्यवर्धक हैं, इतने लिख लेते हैं। तो अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कुछ मिठाइयाँ कुकीज़ हैं, तो ये मिठाई है तो कुकीज़ है, कुकीज़ के अंदर आ रहा है, हाँ ये भी सही है। कुछ कुकीज़ चॉकलेट है, तो देखो ये चॉकलेट तो कुकीज़ तो उसने बोला ही है, तो ये भी सही है। उसने बोला कुछ चॉकलेट मिठाई है, तो देखो मिठाई और चॉकलेट में भी आ रहा है, तो ये भी सही है। तो इसमें देखो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें आंसर आएगा बी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से चिन्ह बदलना है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं, इसमें सी होगा, मतलब माइनस जगह प्लस, प्लस या माइनस करना है। देखो जैसे इसको करवा के देखते हैं, 588 भागे 28 गुणा 32, इसने बोला प्लस की जगह माइनस, तो माइनस 72 प्लस 160। अब इसमें देखते हैं सॉल्व करके, 28 दूनी 56, 28 एकम 28 इंटू 32, इस 160 और में से 72 यहीं घटा लो तो ज़्यादा सही रहेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। 88 हो गया, 32 इंटू 21 672 होता है, माइनस या प्लस होगा ना, ये प्लस 88, तो कितना होगा 760, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ये माइनस, प्लस संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो इस 760 इस संतुष्ट कर रहा है, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41। दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? इन दोनों में से कौन सा समीकरण सही होगा? दोनों सही है कि एक सही है? चलो रख के देखते हैं। 6 भागे 2, उसने बोला 8 की जगह 3 गुणा 3 प्लस 8 माइनस 1 बराबर 17 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 तिया 6 और 3 इंटू, मतलब 3 इंटू 3 9, इसको सॉल्व करने पे आया 9 प्लस 8 माइनस 1 बराबर कितना आता है देखते हैं। 9 8 17, 17 में से गई 16, तो ये 17 के इक्वल नहीं है, मतलब ये गलत है। अब दूसरा देखते हैं। 9, उसने बोला था कि 3 की जगह 8, 8 की जगह 3, तो प्लस 8 माइनस 6 भागे 2 गुणे 8 की जगह 3, इसको सॉल्व करने पे 8 आना चाहिए। तो हो रहा कि नहीं हो रहा देखते हैं। सबसे पहले भाग, 2 तिया 6 इंटू 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9 8 17, 17 में से 9 गई 8, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है। तो इसमें केवल सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे क्या आएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं रिपीटिशन अल्टरनेट पे ज़्यादा संतुष्ट कर जाता है। इस तरह अल्टरनेट पे देखते हैं 6 कहाँ आ गया? 6 जब सबसे नीचे आ गया, यहाँ पे देखो 6 नीचे आ गया ना, तो इसमें देखो फिर अगर इसी तरह हो रहा है तो इसमें 6 ऊपर आना चाहिए, तो 6 ऊपर आ जाएगा। तो 6 ऊपर किस किस में है? तो 6 ऊपर इसी में है, ये तुरंत मैच कर गया है। देखो इसमें बी और एल ये आपस में बदले हैं, तो यहाँ देखो एल भी होना चाहिए, अगले वाले में बहु जाने वी और एल होना चाहिए, मतलब मिडिल में वी आना चाहिए, एल आना चाहिए। हाँ देखो इसमें भी आ रहा है, देखो इसमें ऊपर ये पहुँच गया था, बॉक्स पहुँच गया था, इसमें फिर नीचे आ जाएगा, इसमें नीचे आ रहा है। हाँ मतलब सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें तीर और ये पीछे वाले चिन्ह बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो देखो इसमें अपना चेहरा मान लो तीर की साइड है, तो अपना चेहरा तीर की साइड है, तो इसमें ये वाला छोटा वाला डॉट दाएं साइड या बाएं साइड, तो अपने ये राइट साइड है सर। इसमें देखो अगर इस तरफ अपना फेस है तो इसमें भी राइट साइड है, अगर अपना फेस इस तरफ है तो इसमें भी राइट साइड में छोटे वाले चिन्ह आ रहे हैं। इस वाले में देखो अपना चेहरा नीचे राइट साइड है, तो इसमें देखो लेफ्ट साइड में हो गया है, ये छोटे छोटे चिन्ह लेफ्ट साइड में। इसमें देखो अपना ये चेहरा इस साइड, तो इसमें राइट साइड देखो ये छोटे चिन्ह सभी राइट साइड है, तो केवल इसी में लेफ्ट साइड आ रहा है, मतलब इसका डी ऑप्शन असंगत है। क्वेश्चन नंबर 44, उस दर्पण को दी गई आकृति दाईं ओर रखा जाता है, मतलब इसमें दाईं ओर दर्पण रखा जाता है, तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा है सीधा सीधा। तो देखो इसमें एस यहाँ है, तो दर्पण जल लगेगा तो जस्ट यहाँ पे बॉक्स में एस आएगा, तो एस किस में आ रहा है पहले सबसे पहले देखते हैं, और उल्टा आएगा एस ऐसा। तो यहाँ पे तो देखो डब्ल्यू आ रहा, ये गलत है, इसमें एस आ रहा है, इसमें डब्ल्यू आ रहा तो ये गलत हो गया,
इसमें देखो ये एट द रेट आ रहा, ये भी गलत हो गया। वी, कितना आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 45। देखो डाइस का क्वेश्चन कल भी समझाया था, आज फिर देखो। सबसे पहले इस तरह के डाइस में से पूछा है कि एक के विपरीत फलक में क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले जब 3 या 4 कितने भी डाइस दिए हों, सबसे पहले देखते हैं उसमें से वो वाला डाइस उठाते हैं जिसमें केवल एक ही अक्षर कॉमन हो। तो इसमें देखते हैं 1 1 6, इसमें नहीं, इसमें क्योंकि 1 और 6 2 कॉमन है। इस वाले में देखते हैं 1 1 और कोई कॉमन नहीं है। तो देखो कल बताए थे जो कॉमन है उसको यहाँ पे बीच वाले को सेंट्रल मान के राइट साइड लिख देते हैं। एक के बाद क्या आ रहा, 1, फिर आ रहा 5, फिर 6, 1 5 6। इस वाले में क्या आ रहा है, 1, फिर 2, फिर 4, 2 और 4। अब देखते हैं डाइस में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं। इसमें देखो कौन सी संख्या मिस है। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, इसमें 3 मिस है। तो मतलब इसमें 1 का अपोजिट 3 होगा जी। स्टैंडर्ड डाइस में होता है, नॉर्मल डाइस होगा तो उसमें नहीं लगता ये। नॉर्मल डाइस एक तो एग्जाम में बहुत ही कम पूछता है और ये हमेशा स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखो 1 का अपोजिट 3 होगा, तो इसका आंसर सी। अब देखते हैं जीएस, क्वेश्चन नंबर 46। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना से पहले घनानंद को हराया था। घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश में ऑर्डर देख लेते हैं। देखो मौर्य वंश में कभी कभार ऑर्डर पूछ लेता है। तो देखो सबसे पहले आता है, सबसे पहले तो चंद्रगुप्त आएंगे क्योंकि इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की है। फिर इसके बाद आया बिंदुसार, इसके बाद आया अशोक, इसके बाद आया दशरथ मौर्य, इसके बाद आए बृहद्रथ। तो ऑर्डर याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो ये 47 में हुआ था। कब, 1100, मतलब 47 क्वेश्चन है, 1194 में हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें जयचंद हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। तो उसका आंसर ए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई। तो ये सबको लगभग पता होगा कि 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 49। चित्तरंजन दास के ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो देखते हैं इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 50। यह प्रस्ताव किसने पेश किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग का समान अनुपात में 36 तिरंगा होगा। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो एक चीज़ इसमें याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्र ध्वज अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51। एक स्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदन के सदस्य से मिलकर बनी एक समिति है। तो इसका आंसर होगा सी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्य से मिलकर बनी एक समिति है। क्वेश्चन नंबर 52। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका आंसर होगा ए, उत्तर भारतीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 53। अक्टूबर 2024 कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, अब ये भी पूछ सकता है कि 2024 में कहाँ, कजान में। नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग भेंट की थी। फिर किसे की थी, रूस के राष्ट्रपति को। अब एक चीज़ ये भी कई बार जब पूछा हुआ है कि सोहराई पेंटिंग एक कहाँ की है, तो ये झारखंड की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 43 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कौन सा राज्य फोकस राज्य रहा है। तो पहले नंबर तो ये देते हैं 43 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले इसका आंसर न्यू दिल्ली। तो अब इसमें देखते हैं फोकस राज्य कौन सा है। तो फोकस राज्य झारखंड था। इसमें
यूपी और बिहार, ये दोनों भागीदार राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 55, खाली जगह अलकनंदा और धौलीगंगा नदी का संगम स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या क्या होता है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। तो एक चीज़ याद रखना कि अलकनंदा सभी में है। अब क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? तो इसका आंसर होगा वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील कहाँ पे है? ये केरल में है। चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। इंदिरा सागर झील कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। शिवाजी सागर झील कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में महावट क्या है? तो महावट में सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा, यह रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। महावट। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा एशिया। एशिया आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। और अगर इसी संदर्भ में पूछ लिया कि भारत में टिन कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो भारत में टिन छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष किस रंग का सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है? किस रंग की सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है? तो इसका आंसर होगा बैगनी का। सबसे ज़्यादा किसकी होगी मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य? तो ये होगी लाल की। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको इसी क्रम में याद रखें। और एक चीज़ जो कभी पूछ लेता है कि विक्षेपण किसमें मैक्सिमम होता है, तो वो भी बैगनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? तो इसका आंसर होगा पॉमीकल्चर। एक कल भी आया था, परसों भी, प्रैक्टिस नंबर 1, 2 दोनों में आया, इसलिए प्रैक्टिस एक लाइन से सभी जरूर सॉल्व करें, कोई गैप ना करें। लगभग 30 मिनट के आसपास की क्लास होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, चलो इससे पहले देख लेते हैं कि सेरीकल्चर में क्या होता है। तो इसमें रेशम का, इसमें एपीकल्चर मधुमक्खी, और आर्बोरिकल्चर इसमें होता है कि पेड़ पौधे और झाड़ियों का अध्ययन। इसका आंसर था पॉमीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 61, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। माइक्रोकॉन्ड्रिया को जानते हो? माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है फिकस बेंगालेंसिस। क्वेश्चन नंबर 63, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? तो इसका आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलो इसके साथ साथ एक तीनों बेरोजगारी को देख लेते हैं। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? तो ये व्यापार चक्र के दौरान होती है। फिर प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, जिसे फ्रिक्शन बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी के बीच में जो घूमता है या बेरोजगार घूमता है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। और अनिवार्य बेरोजगारी किसे बोलते हैं? इसमें ज़बरदस्ती बेरोजगार रहने का मतलब रहने पर मजबूर रहते हैं। इसमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है मतलब। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पे खाली जगह व्यय और खाली जगह प्राप्तियाँ सरकारी बजट द्वारा दर्शाई जाती हैं। तो इसे अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्तियाँ सरकारी बजट द्वारा, मतलब कितना खर्च होगा और कहाँ से कितना रुपये प्राप्त होगा।
सीधा सीधा ये है, सरकारी बजट में यही दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 65, दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो सबसे पुराना, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो विंबलडन। तो इसका कब है? 1877 में। इसके साथ साथ इनका भी सन देख लेते हैं कि यूएस ओपन कब हुआ था? शुरुआत 1881 से, फ्रेंच ओपन 1891 से, ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905। सबसे लास्ट का कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कंप्यूटर में शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो प्रोसेसिंग चक्र में सबसे पहले हम लोग ये कीबोर्ड से या माउस से कुछ भी इनपुट देते हैं, फिर वो सीपीयू में जाके प्रोसेसिंग करता है, फिर यहाँ पे प्रिंटर द्वारा आउटपुट निकलता है। तो यही होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स आजकल सभी यूज करते हैं, कुछ खरीदना बेचना इंटरनेट पर। इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना और बेचना, ये ई कॉमर्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो इसे सीपीयू को। सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं ये भी देख लो। तो इसमें एक होता है एएलयू होता है। अब एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और दूसरा सीयू, सीयू क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है रजिस्टर। कभी कभार पूछ ले कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो उसमें रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 69, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो इसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी बोलते हैं, गैर परिवर्तनशील मेमोरी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। इसमें देखो रैम और रोम के बारे में जान लेते हैं। तो रैम है एक डायनामिक मेमोरी, और रोम, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल पूछा जाता है। तो रैम है वोलेटाइल मेमोरी और रोम है नॉन वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ये सभी एग्जाम में अभी तक देखो पूछा जा रहा है। तो देखो माउस, माउस देखो एक इनपुट डिवाइस है, हम कुछ भी क्लिक करते हैं माउस से करते हैं। स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। तो इसमें सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कंप्यूटर द्वारा निकाला गया रिजल्ट, मतलब कंप्यूटर जैसे हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें रिजल्ट निकालना है, तो जैसे कुछ भी है, तो अब या तो स्क्रीन पर निकालोगे, देखोगे, या प्रिंटर द्वारा बाहर निकालोगे, तो उसे हम आउटपुट बोलते हैं। स्क्रीन पे हम देख लेते हैं सामने से जो उन्होंने जो अपने प्रोसेस किया, जो सामने रिजल्ट आया, उसको आउटपुट बोलते हैं। या प्रिंटर द्वारा निकाल लिया, हार्ड कॉपी में निकाल लिया, तो उसे आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 72, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये पूछ ले, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पहला माइक्रोसॉफ्ट परिचालन तंत्र जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो पहला पूछा है तो MS DOS। एक कब बना था? तो 1981 ईस्वी में। अगला 74 क्वेश्चन, पास्कल क्या है? तो पास्कल एक कंप्यूटर भाषा है, और पास्कल को हम हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कुकीज़ का क्या काम है? तो इसका आंसर होगा सी, उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है कुकीज़। क्वेश्चन नंबर 76, ईमेल में आने वाले संदेश में संचित किया जाता है, मतलब जो मेल आते हैं उसको कहाँ पे रखते हैं, कौन से बॉक्स में? तो उसे इनबॉक्स बोलते हैं। जितने मैसेज आते हैं वो इनबॉक्स में होते हैं। कल अभी एक आपको होमवर्क है कि उसमें ईमेल का आविष्कार किस भारतीय ने किया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अभी प्रैक्टिस नंबर 2 में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए बोलते प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करूँ। क्वेश्चन नंबर 77, यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतया एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रण कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 78, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस क्या है? तो इसको बोलते हैं मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 79, एक खाली जगह एक डिजिटल नेटवर्क पर
संचार की एक बुनियादी इकाई है। इसको बोलते हैं डेटा पैकेट। डेटा पैकेट एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई है। क्वेश्चन नंबर 80, MICR का फुल फॉर्म पूछा है। तो MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर ए ऑप्शन। तो MICR के बारे में जान लेते हैं, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो MICR सबसे पहले कितने अंक का होता है? तो ये 9 अंक का होता है। ये 3 में बटा होता है। जो शुरुआत के 3 अंक होते हैं उसमें शहर का अगले अंक 3 होते हैं, उसमें बैंक का पता दिया जाता है कौन सी बैंक है, और लास्ट वाले 3 कौन सी ब्रांच का है। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब देखते हैं यूपी स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 81, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। कई एग्जाम में लगभग 50 बार क्वेश्चन पूछा चुका होगा। अभी ये वाराणसी में है। वाराणसी में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। चलो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी राय कृष्ण दास द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, सितंबर 2024 में सेमी कॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन नंबर 83, गीडा है। तो गीडा से इसका आंसर होगा बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 84, चलो ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब बना था? तो 30 नवंबर 1989 को। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झांसी में। तो अभी इसका एक हम शॉर्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें जाके आप देख लीजिए मिट्टी के बारे में, सभी उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में, कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। उसका लगभग 10 सेकंड का वीडियो है, आप एक बार देख लेंगे तो ये भूलेगा भी नहीं, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं बुंदेलखंड में मिट्टी। तो एक काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी में एक होता है कावड़ और दूसरी होती है मार। तो झांसी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, हाथरस एवं कानपुर परंपरा से संबंधित है। तो ये हाथरस में रंगमंच से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, ये ध्यान देना, नहीं पे जरूर। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार नहीं पे जरूर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 86 का अब इसमें देखते हैं, जल विहार मेला, बटेश्वर मेला, बलदेव छठ मेला, शुक्रताल मेला। तो इसमें से नहीं है, तो इसमें बलदेव छठ मेला ये वाला गलत है। बाकी जल विहार मेला ये बुंदेलखंड ये सही है, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल ये भी सही है, शुक्रताल मुजफ्फरनगर ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ स्थित है? तो कृत्रिम निर्माण कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 88, दिसंबर 2024 में शाह AI याक चैटबुक किसने लॉन्च किया था? तो ये नरेंद्र मोदी ने अभी कुंभ के मेला में लॉन्च किया था। कुंभ का मेला कहाँ लगा था? प्रयागराज में, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। और एक चीज़ जरूर याद रखना कि आजकल फुल फॉर्म ना देके उसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह पूछ रहा है, तो उसने दे दिया UPCAR। अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो इसको पहले अपन को फुल फॉर्म पता होगा, तभी तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये कहाँ पे है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन 90, उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1916 में। इलाहाबाद वाली की हुई थी 1887 में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। लखनऊ विश्वविद्यालय इसकी हुई थी 1921 में। उत्तर प्रदेश किसान वही योजना प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, तो 1989 में। 1947 में हिंदी
और उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो उर्दू अकादमी की 1972 में, और इसको राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। क्वेश्चन नंबर 93, पश्चिमी उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एवं पारंपरिक सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जाट। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। तो ये सबको लगभग पता है कि वाराणसी में है सभी। वाराणसी में 80 घाट हैं, 80 घाटों में ये सभी। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा आजमगढ़। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा का मंदिर मिलेगा? जी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो ये वृंदावन में। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो ये पहले लखनऊ में शुरुआत की गई थी। इस समय कुंभ के मेला में भी लगभग ये बस काफ़ी ज़्यादा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 98, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का संबंध किससे है? तो चरकुला संबंध ब्रज भूमि से है। इसमें क्या करते हैं कि लेडीज लोग सर पे 108 दीपक जलाकर उसमें नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो बारहसिंगा है। इसका वैज्ञानिक नाम और देख लेते हैं। तो वैज्ञानिक नाम है इसका रुसरबस डुबाओसनली। क्वेश्चन नंबर 100, 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या में 8वें दीपोत्सव 2024 में कितने दीप प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आंसर होगा बी, 25.12 लाख से अधिक। तो ये हमारे पर यहाँ पे 1 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग अभी चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और एक आदत जरूर डालें कि डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। लगभग 30 मिनट के आसपास का टाइम में आपको 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और किस तरह के पैटर्न एग्ज़ाम में आ रहा है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।